जय हिंद दोस्तों। आप सबका आज की एडिटोरियल के वीडियो में बहुत स्वागत है। और आज है 22 नवंबर, ट्यूसडे। और तीन इश्यूज आज जो आपके स्क्रीन पे हैं वो हम डिस्कस करेंगे। आज ट्यूसडे है तो एक आर्टिकल हम आईआर से ओरिएंटेड सी राजा मोहन का डिस्कस करेंगे। स्पेस डिप्लोमेसी की यहां पे बात करेंगे इन कंटेक्स्ट ऑफ द रिसेंटली लॉन्च्ड विक्रम एस रॉकेट अंडर द प्रारंभ मिशन। व्हाट डज दिस मीन फॉर इंडिया? व्हाट डज प्राइवेट सेक्टर पार्टिसिपेशन इन द स्पेस सेक्टर, व्हाट डज दैट मीन फॉर इंडिया? and how can we enhance the international cooperation to give a boost to India space sector? ये बातें हम करेंगे। दिन एक आर्टिकल हिंदू में आया है, यहाँ पे बात करी जा रही है कि क्या क्या इंपैक्ट है ग्लोबलाइजेशन के सोसाइटी के ऊपर। फायर प्रूफिंग और फायर फाइटिंग की बात करेंगे कि भाई अब आज के टाइम पे ग्लोबल टर्बुलेंस है, लड़ाई है, रशिया यूक्रेन हो, क्लाइमेट चेंज इंड्यूस डिजास्टर हो, इकोनॉमिक रिसेशन हो, कैसे इंडिया अपने आप को रिजिलियंट बना सकता है, कैसे क्या इंडिया अपने आप को इंसुलेट कर सकता है ग्लोबलाइज्ड वर्ल्ड में इन सब क्राइसिस से। तो ये बातें और डिबेट कंटिन्यू करेंगे हम डेटा प्रोटेक्शन बिल के बारे। कल भी एक आर्टिकल मैंने डिस्कस किया था। आज थोड़ा ऑब्जेक्टिव वे से जो न्यू डेटा प्रोटेक्शन बिल है कैसे ये डिफर करता है पुराने डेटा प्रोटेक्शन बिल से, वो हम यहाँ पे जो डिफरेंसेस हैं कुछ बातें यहाँ पे करेंगे। क्वेश्चन ऑफ द डे विल बी टुवर्ड्स द एंड ऑफ द वीडियो एंड नाउ लेट्स स्टार्ट द डिस्कशन। The new frontiers in space. Now, as we all know that the Vikram S rocket ये last week 18 नवंबर को ही लॉन्च करा गया था। बहुत इंपॉर्टेंट माइलस्टोन माना जाता है हमारे स्पेस जर्नी में। सिग्निफिकेंटली यहाँ पे ये जो प्रारंभ मिशन के चलते जो रॉकेट लॉन्च करा गया, इससे हमारा प्राइवेट सेक्टर पार्टिसिपेशन को जो बूस्ट मिला है वो एक बहुत कमेंडेबल बात है। और हमारी भारत सरकार की और प्रधानमंत्री मोदी जी की भी कोशिश रही है कि कैसे स्पेस सेक्टर में ज़्यादा प्राइवेट सेक्टर पार्टिसिपेशन बढ़ सके। और हम देख भी रहे हैं कि काफ़ी स्टार्टअप कंपनीज भी स्पेस सेक्टर में इन द लास्ट 2-3 ईयर्स आ रही हैं। प्रारंभ यानी कि शुरुआत, ठीक है, तो अभी शुरुआत ही है। इंडिया अभी भी हमने बहुत ज़्यादा डिस्टेंस ट्रैवल करना है, बहुत सफ़र अभी तय करना है। अगर हम बाकी दुनिया की बात करें, डेवलप्ड देशों की बात करें, तो उन देशों में उनके स्पेस प्रोग्राम्स में प्राइवेट सेक्टर पार्टिसिपेशन बहुत ज़्यादा रहता है। तो ऐसा नहीं है कि हमारे पास टैलेंट की कमी है, ऐसा नहीं है कि हमारे पास एक्सपीरियंस की कमी है। हाँ, डेफिनेटली अब कैपिटल की कमी ज़रूर है और एक ऐसा एक पॉलिसी इन्वायरमेंट हो, कंड्यूसिव पॉलिसी इन्वायरमेंट जो कि भारत सरकार के द्वारा ही बनाया जाएगा, जिससे जो स्टार्टअप्स हैं, जो अब ये जो नए स्टार्टअप स्पेस सेक्टर में आ रहे हैं, कि उनको कॉन्फिडेंस हो सके कि वो भी इसमें वेंचर कर पाए। अब विक्रम एस की बात करें तो ये जो रॉकेट है ये डेवलप करा गया हैदराबाद बेस्ड स्काई रूट एरोस्पेस के द्वारा। एंड ये 2018 में कंपनी शुरू करी गई थी। एंड दिस इज तो 4 साल पुरानी कंपनी है, ज़्यादा पुरानी कंपनी भी नहीं है। विक्रम एस के नाम से इस रॉकेट को रखा गया है। तो विक्रम एस यानी कि दिस इज नेम्ड आफ्टर विक्रम साराभाई, द लेट विक्रम साराभाई, हु वाज ऑफ कोर्स द फाउंडर ऑफ इंडिया स्पेस प्रोग्राम। नाउ अब वेरी इंपॉर्टेंटली ये इंपॉर्टेंट बातें हैं यहाँ पे, इसको आप नोट कर सकते हैं कि रोल ऑफ द प्राइवेट सेक्टर इन स्पेस की बात करते हैं। स्पेस एक बहुत इंपॉर्टेंट डोमेन रहा है 20th सेंचुरी में, खास करके कोल्ड वॉर के टाइम पे भी। अब चाहे वो अपोलो मिशन था, चाहे वो स्पुतनिक मिशन था सोवियत का, या चाहे वो अपोलो मिशन था अमेरिका का, तो स्पेस, अब देखिए ऐसा ना कि हम डोमेन्स ऑफ वॉरफेयर की बात करते हैं, लैंड, एयर, वाटर, स्पेस, साइबर स्पेस। तो स्पेस जो फोर्थ डायमेंशन ऑफ वॉरफेयर है 20th सेंचुरी के टाइम से, कोल्ड वॉर में जो जियोपॉलिटिकल टेंशन थे उस टाइम पे भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल स्पेस सेक्टर ने प्ले किया था। इनफैक्ट अगर हम लेट 70s के टुवर्ड्स की बात करें, जो मूवीज आती थी अमेरिका में, स्टार वॉर्स, वो भी कहीं ना कहीं कोल्ड वॉर की टेंशन को इस मूवीज में रिफ्लेक्ट करती थी। नाउ अब यहां तक तो चलो बात ठीक है, लेकिन अब ये भी हम बात समझें कि चलो अभी तक तो यानी कि मोस्ट पार्ट ऑफ द लास्ट सेंचुरी ज्यादातर जो रोल था वो सरकारों का था, गवर्नमेंट्स का था। प्राइवेट सेक्टर पार्टिसिपेशन बहुत कम थी। बाय क्यों? बिकॉज देखिए यहाँ पे जो खर्चा है, जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट का जो खर्चा होता है, जो इसमें जो कम्प्लेक्सिटीज इन्वॉल्व है, वो अफोर्डेबिलिटी प्राइवेट सेक्टर के पास इतनी ज्यादा नहीं थी। इस करके जाहिर सी बात है कि गवर्नमेंट मोनोपोली बनी रही स्पेस सेक्टर। लेकिन 21st सेंचुरी में हम देख रहे हैं पिछले 20-22 सालों में, अब नासा के साथ भी बहुत सारी ऐसी प्राइवेट सेक्टर कंपनीज हैं जो कि उनके साथ कोलैबोरेट कर रहे हैं स्पेस मिशंस के लिए। सैटेलाइट्स जो कि एक जमाने में सरकारों के द्वारा ओन की जाती थी, अब टोटली प्राइवेट कंपनीज भी इस सेक्टर में आ चुकी हैं। तो फॉर एग्जांपल हम एलॉन मस्क जी की बात करें, उनकी तो बहुत चर्चा आजकल रहती है जब से उन्होंने ट्विटर को खरीदा है। तो उनके हम स्टारलिंक सैटेलाइट की बात करें तो स्टारलिंक सैटेलाइट एक मेजर प्लेयर है, उसमें देयर आर मोर देन 2300 सैटेलाइट। इनफैक्ट अब ये जो स्टारलिंक सैटेलाइट सिस्टम का इस्तेमाल यूक्रेन की फौज भी कर रही है, यूक्रेन को मिलिट्री इंफॉर्मेशन भी ये सैटेलाइट सिस्टम के द्वारा मिल रही है, ताकि कैसे वो जो अपनी फाइट है, जो अपना डिफेंस है अगेंस्ट द रशियन फोर्सेस बढ़ा सकते हैं। फिर एक और एग्जाम्पल की बात करते हैं प्राइवेट सेक्टर पार्टिसिपेशन की स्पेस सेक्टर में, तो अमेजॉन का प्रोजेक्ट यहाँ पे कूपियर आ जाता है।
अब प्रोजेक्ट कूपियर के चलते यहाँ पे प्लान करा गया कि 3000 से ज्यादा सैटेलाइट्स लॉन्च करी जाएंगी आने वाले सालों में, ताकि सो दैट इट कैन ऑफर अ रेंज ऑफ सर्विसेज विच इंक्लूड्स ब्रॉडबैंड इंटरनेट एज वेल। तो यानी कि 3 सैटेलाइट्स रोजाना लॉन्च करी जाएगी। इनफैक्ट एयरटेल जो है हमारे यहाँ पे इंडिया में, ये भी पार्टनर बना है वन वेब कॉर्पोरेशन का। वन वेब कॉर्पोरेशन का जो हेडक्वार्टर है, ये जो कंपनी है ये लंदन में है और इसके ऑफिस वर्जीनिया में भी है, अमेरिका में। तो एयरटेल ने भी इसके साथ वन वेब कॉर्पोरेशन के साथ पार्टिसिपेट करा है। कम्युनिकेशन कंपनी है वन वेब कॉर्पोरेशन, और यहाँ पे कनेक्टिविटी थ्रू इट्स सिस्टम ऑफ नियरली 500 सैटेलाइट। सो इट विल बी इंटरेस्टिंग टू सी कि एयरटेल कैसे कॉन्ट्रीब्यूट करेगा वन वेब कॉर्पोरेशन में। नाउ अब जो प्राइवेट सेक्टर का राइज है, दिस हैज बीन डेफिनेट। अब आइसोलेशन में तो प्राइवेट सेक्टर यहाँ पे ग्रो नहीं कर रहा, यहाँ पे इंटरनेशनल कोऑपरेशन भी देखने को मिल रहा है बहुत ज्यादा, ठीक है, जिसके चलते और ज्यादा पॉसिबिलिटी स्पेस सेक्टर में हमारे सामने आ रही हैं। कहीं ना कहीं ये जियोपॉलिटिकल कंपटीशन था कोल्ड वॉर के ज़माने में, जिसके चलते जो मेजर स्पेस प्रोग्राम्स थे, चाहे वो मिशन ऑन मून था अमेरिका का या वो मिशन ऑन मून था सोवियत का, जिसके करके ये इसको इतना ज़्यादा एंथुजियाज्म मिला, ठीक है, लोगों को इतना इंटरेस्ट हुआ, क्यूरियोसिटी हुई स्पेस प्रोग्राम्स में कि चलो मून को एक्सप्लोर करते हैं, या आप तो चलो हम मंगल पे भी पहुंच चुके हैं। फिर अब ये ना ऐसा क्रिटिसिज्म भी बहुत इनवैलिड होता है, लोग फिर कहते हैं कि जी क्या मिल गया भारत को 450 करोड़ का मंगलयान मिशन बना के। तो ये क्रिटिसिज्म या इस तरह की बहस में हमने नहीं पढ़ना, इसके फायदे हैं, ठीक है। डेफिनेटली ये बात को आप इग्नोर नहीं कर सकते हैं कि स्पेस पावर में, स्पेस सेक्टर में अगर आपका इन्फ्लुएंस बढ़ता है, दैट इज ऑल्सो अ सिंबल ऑफ योर हार्ड पावर, दैट ऑल्सो रिफ्लेक्ट्स योर ग्रोइंग हार्ड पावर इन दिस सेक्टर, ठीक है। और जैसे मिलिट्री यूजेस ऑफ स्पेस एक्सपैंड हुआ, वैसे जो रोल है ऑफ द स्टेट एज वेल एज द प्राइवेट सेक्टर वो और ज्यादा प्रोडोमिनेंट होता रहा स्पेस सेक्टर में। अब हम अपने स्पेस प्रोग्राम की बात करें, हमारा मेन ऑब्जेक्टिव क्या था? हमारा मेन ऑब्जेक्टिव अगर 20th सेंचुरी में जाए तो हमारा मेन, अब हमको सोवियट्स ने बहुत हेल्प किया था हमारे स्पेस प्रोग्राम्स में, हमारा मेन ऑब्जेक्टिव किसी को यहाँ पे नीचा दिखाना नहीं था, किसी कंपटीशन में पढ़ना नहीं था। हमको ये था कि चाहे वो रीजनल सैटेलाइट्स हैं, नेविगेशनल सैटेलाइट्स हैं, कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स हैं, कैसे वो इन्हांस कर सकते हैं हमारे एग्रीकल्चर को, वेदर फोरकास्टिंग फैसिलिटीज को, कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स हैं, ठीक है, एजुकेशन में उसका कितना हम सिग्निफिकेंस देखते हैं सैटेलाइट्स का। तो और इवेंचुअली मिलिट्री डोमेन में, कमर्शियल डोमेन में कैसे जो हमारे स्पेस प्रोग्राम्स हैं हमको थोड़ा बूस्ट कर सकते हैं, एनहांस कर सकते हैं। तो ये हमारा मेन पर्पस था, ठीक है। और आज के जमाने में हमारी, चाहे वो पीएसएलवी की बात करें, जीएसएलवी की बात करें, कितनी सारी ऐसी सैटेलाइट्स हैं जो कि हमारे पीएसएलवी में लॉन्च की जाती हैं, जो कि बाकी कंट्रीज की होती हैं, डेवलपिंग कंट्रीज की होती हैं। तो हमारा जो ऑरा है, हमारा जो फुटप्रिंट है स्पेस सेक्टर में बहुत बढ़ रहा है, और इससे डेफिनेटली हमारा इन्फ्लुएंस बढ़ेगा। सो दैट इज गुड फॉर अस। अब यू मस्ट नो वन थिंग, अब जो नॉन प्रोलिफरेशन सैंक्शंस भारत पे लगाए गए थे, जब हमने पहला अपना टेस्ट किया था, न्यूक्लियर टेस्ट किया था पोखरान 1, उसके चलते जो टेक्नोलॉजीज हैं एज फार एज, क्योंकि उसी वक्त हम अपने स्पेस सेक्टर को भी डेवलप कर रहे थे, तो काफी ऐसी टेक्नोलॉजीज हमको रिस्ट्रिक्टेड थी, हमको नहीं दी जा रही थी। इट इज ओनली आफ्टर द, अगर हम सिविल न्यूक्लियर इनिशिएटिव बिटवीन इंडिया एंड अमेरिका की बात करें, जो कि डॉक्टर मनमोहन सिंह और जॉर्ज बुश के बीच में जो डील 2007 में साइन करी गई थी, दैट हमारे ऊपर ये जो अपार्थीड था, या जो हमको बॉयकॉट किया जा रहा था कि आपके साथ हम टेक्नोलॉजीज शेयर नहीं करेंगे, और वो टेक्नोलॉजीज, अब ऐसा नहीं है कि न्यूक्लियर टेक्नोलॉजीज हमारे पास हैं तो हमने उसके बॉम्ब ही बनाने हैं, न्यूक्लियर टेक्नोलॉजीज के सिविलियन पर्पसेस भी हैं, और आगे ऐसी बहुत क्रिटिकल टेक्नोलॉजीज हैं न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी से रिलेटेड जो कि हमको स्पेस सेक्टर में भी काम आते हैं, जैसे हम क्रायोजेनिक इंजन की बात करें, है ना। अब फॉर एग्जाम्पल हम 2016 से MTCR का पार्ट है, मिसाइल टेक्नोलॉजी कंट्रोल रिजीम, ठीक है, ये रेगुलेट करता है कमर्शियल स्पेस रिलेटेड कमोडिटीज एंड टेक्नोलॉजीज। और हम, वी आर ऑल्सो अ पार्ट ऑफ द वासेनार अरेंजमेंट दैट कंट्रोल्स ट्रेड इन द डुअल यूज टेक्नोलॉजीज, ठीक है। अब थोड़ा सा आपको यहाँ पे इंफॉर्मेशन ब्रीफली आपको बताना चाहता हूँ कि वासेनार अरेंजमेंट में तो 42nd मेंबर हम हैं। वासेनार अरेंजमेंट की हम बात करें, वासेनार क्लब की बात करें, तो दिसंबर 2018 में हमको यहाँ पे एंट्री मिली थी इस क्लब में। और वासेनार अरेंजमेंट और WA, दिस इज वन ऑफ द वर्ल्ड्स 4 मेजर एक्सपोर्ट कंट्रोल रेजिम्स। तो एक तो आपका NSG आ जाता है, यहाँ पे इंडिया को एंट्री नहीं मिली है, चाइना इंडिया की एंट्री यहाँ पे बैन कर रहा है, नहीं चाहता चाइना के इंडिया को यहाँ पे NSG में एंट्री मिले। एक आपका MTCR आता है और एक आपका ऑस्ट्रेलिया ग्रुप आता है, ठीक है। नाउ अब पॉसिबिलिटीज इन फ्यूचर की बात करें, देखिए बहुत सारी पॉसिबिलिटीज हैं एज फार एज यूजिंग सैटेलाइट, चाहे वो डिलीवरिंग इंटरनेट की बात करें, टू द माइनिंग ऑफ द मून की बात करें। अब चीजें बदल रही हैं, ठीक है, लोगों की जिज्ञासा बदल रही है, लोगों की क्यूरियोसिटी बहुत ज्यादा हो रही है, स्पेस मैन्युफैक्चरिंग आ जाता है, डीप स्पेस एक्सप्लोरेशन आ जाता है। तो ये जो स्केल है स्पेस इकोनॉमी की बात करें, बहुत ज्यादा रैपिडली ग्रो कर रहा है। अगर वैल्यू की बात करें, द वैल्यू इज एक्सपेक्टेड टू बी मोर देन डबल फ्रॉम अबाउट $450 बिलियन इन 2022 टू $1 ट्रिलियन बाय द एंड ऑफ दिस डेकेड।
तो प्राइवेट सेक्टर पार्टिसिपेशन तो बहुत जरूरी है। देखिए, अब कोई भी सरकार हो, चाहे वो अमेरिका है, चाहे वो फ्रांस है, चाहे वो इंडिया है, किसी भी सरकार के पास मेरे हिसाब से इतना बजट नहीं होगा कि वो इतना सारा पैसा अपने स्पेस सेक्टर में लगा देंगे। हर किसी की अपनी प्रायोरिटीज होती हैं। प्राइवेट सेक्टर पार्टिसिपेशन हमको यहां पे बहुत जरूरी है, इन्वॉल्व करना बहुत ज्यादा जरूरी है। अब आउटर स्पेस की बात आती है तो ये केवल अब यहां पे केवल हम अपनी डेवलपमेंट या अपने नेशनल गर्व की बात या प्रेस्टीज की बात तक सीमित नहीं रहती है। इट हैज टू बी अबाउट हार्ड बिजनेस, इट हैज टू बी अबाउट इकोनॉमी। हमारा कितना शेयर है ग्लोबल स्पेस इकोनॉमी में? केवल 2% है। मोदी जी का कहना है दैट आने वाले 6-7 सालों में एटलीस्ट हम 8 से 10% तो अपना शेयर बढ़ाएं अपना स्पेस इकोनॉमी में। ठीक है, तो इसके लिए अगर ये आपने अपना ये अगर 8% या 10% आपने शेयर रखना है अपना ग्लोबल स्पेस इकोनॉमी में, तो उसके लिए प्राइवेट सेक्टर पार्टिसिपेशन इंपेरेटिव है। अब अगर हम ये आर्टेमिस मिशन की बात करें, जो कि 16 नवंबर को जो लॉन्च किया गया था, ये जहां पे बात करी जा रही है लूनर एक्सप्लोरेशन के बारे कि भी वहां पे एक रोबोट को भी भेजा जाएगा, इंसान को भी भेजा जाएगा मून में, और वहां पे एक्सप्लोरेशन की जाएगी और फिर उनको वापस लेके आया जाएगा। अब ये आइसोलेटेडली नासा के द्वारा नहीं है, इसमें और बहुत सारी प्राइवेट कंपनीज इन्वॉल्व है इन दिस यूएसए आर्टेमिस प्रोजेक्ट ऑफ रिटर्निंग टू द मून। कंपनीज जैसे कि बोइंग की बात करें, मार्टिन लॉकहीड की बात करें, ठीक है, नॉर्थरॉप ग्रुमन की बात करें, एयरबस है, स्पेस एक्स है। तो यहाँ पे आर्टेमिस प्रोग्राम ये बताता है, क्लासिक एग्जांपल है ऑफ मल्टीनेशनल एंडेवर बिटवीन यूएसए एंड इट्स पार्टनर्स। तो यानी कि इंटरनेशनल मल्टीलेटरल कोऑपरेशन अमेरिका के साथ कौन कौन है? फ्रांस है, कनाडा है, जापान है। आने वाले समय में रशिया और चाइना ने भी कहा है कि वो ऐसे कोलैबोरेशन में स्पेस प्रोग्राम्स को एक्सप्लोर जरूर करेंगे। तो हम कहां पे हैं? वी शुडंट लैग बिहाइंड। इनफैक्ट क्वाड के देशों ने भी बात कही है कि भी हम भी आने वाले समय में स्पेस एक्सप्लोरेशन प्रोग्राम्स के ऊपर एम्बार्क करेंगे। सो वी मस्ट नॉट मिस द बस, वी मस्ट नॉट मिस दिस अपॉर्चुनिटी, क्रूशियल अपॉर्चुनिटी। ठीक है, तो अभी तो हमने सिर्फ शुरुआत ही करी है, प्रारंभ मिशन के चलते अभी तो हमारे प्राइवेट सेक्टर की शुरुआत ही है आउटर स्पेस में। अभी भी हमको बहुत सारा फॉरेन कैपिटल ड्रॉ करना पड़ेगा। ठीक है, बहुत सारा फॉरेन कैपिटल अट्रैक्ट करना पड़ेगा। बहुत सारी जो वेस्टर्न एरोस्पेस कंपनीज हैं, ये बहुत उत्सुकता के साथ बहुत ईगर होंगे कि वो इन्वेस्ट करें हमारे भारत के स्पेस प्रोग्राम में, जैसे जैसे हम अपने प्राइवेट सेक्टर को ओपन अप करेंगे। ना अगला आर्टिकल, यहाँ पे फायर प्रूफिंग की बात करेंगे। देखिए, अब आग लगती है ना, फायर फाइटर्स होते हैं जो आग बुझाने के लिए आते हैं। अब देखिए, आग लग सकती है, लेकिन आपको अब देखिए, आप स्कूल में हैं, कॉलेज में हैं, कहीं थिएटर में बैठे मूवी देख रहे हैं, मॉल में कहीं जा रहे हैं, इस बात का खतरा होता है कि आग लग सकती है। अब वहां पे फायर सेफ्टी नॉर्म्स होते हैं। अब पहले तो हम फायर प्रूफिंग को समझे कि भाई आप तैयार हैं कि भी कल को आग लगती तो आप रेडी हैं कि भाई आप यू विल बी रेडी, यू विल हैव ऑल द इक्विपमेंट्स, यू हैव ऑल द गियर कि भाई आप उस आग के साथ लड़ सकते हैं। और फायर फाइटिंग यानी कि आग लग चुकी है, अब आपने आग बुझानी है, तो आप फायर फाइटिंग के लिए आप फायर फाइटर्स को बुलाते हैं, एम्बुलेंस को बुलाते हैं, जो फिर लोग आते हैं, फिर वो पानी से आग को बुझाते हैं और बाकी जो टूल्स उनके पास होते हैं। यानी कि दोनों बातें जरूरी है, टूल्स भी होना जरूरी है आग से लड़ने के लिए, और लड़ाई करना भी बहुत जरूरी है जब आग लगती है। ऐसे आप लोगों को अबैंडन नहीं कर सकते हैं। किस पर्सपेक्टिव में ये आर्टिकल यहां पे डिस्कस किया गया, मतलब यहां पे मेरा पर्पस आपको ये बताना नहीं है कि फायर अलार्म कैसे रेस करना है या कि आग कैसे बुझानी है, वो बातें यहां पे डिस्कस नहीं करी गई हैं। यहां पे कॉलमनिस्ट कहते हैं, तो कॉलमनिस्ट का क्या नाम है? अर्जुन सुब्रमण्यम। कॉलमनिस्ट कहते हैं कि फायर फाइटिंग और फायर प्रूफिंग जो है ये नेशनल रिस्पॉन्सेज हैं टू द इमर्जिंग क्राइसिस, या आने वाले टाइम में जो क्राइसिस हो सकते हैं ना, दोस क्राइसिस कैन बी इकोनॉमिकल, पॉलिटिकल, जियोपॉलिटिकल, दैट कैन बी रिलेटेड टू इंटरनल सिक्योरिटी, एक्सटर्नल सिक्योरिटी, दैट कैन बी एनीथिंग। फायर फाइटिंग जो है, अब उसमें तो आपकी रिएक्टिव रिस्पॉन्सेज आते हैं, ठीक है, टू द क्राइसिस, जहां पे आपकी प्रिपरेशन बहुत कम है। आग लग गई है, चलो कोशिश तो कर सकते हैं कि आग ना लगे, और अगर आग लगी है तो इतना ज्यादा नुकसान ना हो, ये कोशिश हम कर सकते हैं। तो इतना ज्यादा नुकसान ना हो उसके लिए फायर प्रूफिंग करना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर आप प्रिपेयर्ड नहीं है, अगर आपकी कैपेसिटी बिल्डिंग नहीं है, अगर आपकी स्ट्रैटेजी नहीं है, कोई कोहेशन नहीं है, तो डेफिनेटली फिर आप फेल होंगे, डेफिनेटली फिर आग लगेगी भी और लोग बर्बाद भी होंगे ना। अब देखिए, अब कोई मुसीबत आती है, चलो पैंडेमिक हो गया या क्लाइमेट चेंज इंड्यूस्ड डिजास्टर हो गया, टेररिज्म की बात करें, ताज टेरर अटैक्स की बात कर लेते हैं। 2008 में कहा जाता था कि लोगों को अपनी रेजिलियंस बढ़ानी पड़ेगी। क्यों भाई, लोगों को रेजिलियंस क्यों बढ़ानी पड़ेगी? ऐसे टेरर अटैक्स होते रहेंगे दिन दिहाड़े, तो हम लोगों को सिर्फ यही कह के जाएंगे, मंत्री सिर्फ लोगों को यही कह के जाएंगे कि आप अपनी रेजिलियंस बढ़ाइए, कि क्योंकि आप दिल्ली में रहते हैं या मुंबई में रहते हैं, मेट्रो सिटीज है, वहां पे ब्लास्ट हो सकते हैं। रिस्पॉन्स तो स्टेट की तरफ से होना है ना, और रिस्पॉन्स बहुत स्ट्रांग होना चाहिए, बहुत एफिशिएंट होना चाहिए। ठीक है, लोगों को अपनी रेजिलियंस बढ़ानी है, चाहे वो टेररिज्म रिलेटेड इंसिडेंट्स हैं, चाहे वो कल को कोई और पैंडेमिक आ जाता है, कोई और बीमारी आ जाती है, तो लोग अपने लेवल पे तो अपनी रेजिलियंस बढ़ाएंगे। लोग तो सीख रहे हैं ना, लेकिन सरकारें क्या सीख रही हैं, है ना।
अब कुछ केसेस में तो सरकारों ने बहुत एफिशिएंटली परफॉर्म भी करा है और कुछ केसेस में इतना एफिशिएंटली परफॉर्म नहीं भी करा है। कई बारी देखिए अब ऐसी प्रॉब्लम भी आती है, फॉर एग्जांपल हम नोटबंदी की बात करें, देखिए यहाँ पे कोई भी क्राइसिस हो सकता है, इंटरनल हो एक्सटर्नल हो। नोटबंदी के टाइम पे प्रधानमंत्री जी ने अपील किया था लोगों को कि कोई बात नहीं, 1 महीने की बात है, 2 महीने की बात है कि आपको लाइनों में खड़ा होना पड़ेगा नोट बदलवाने के लिए। तो आप एज अ नेशनल ड्यूटी अगर लाइन में खड़े होकर नोट बदलवाते भी हैं तो ये आप कॉन्ट्रीब्यूट कर रहे हैं फाइट अगेंस्ट करप्शन को। तो लोग खड़े हुए थे लेकिन लोग मरे भी बहुत थे। ठीक है, अब अगेन यहां पे प्रिपेयर्डनेस की बात आती है। चलो कई बार लीडर्स की इंटेंशन गलत नहीं होते हैं, मैं यहां पे किसी के इंटेंशन को डाउट नहीं कर रहा हूं, लेकिन सरकारों को, लीडर्स को इंश्योर करना है, तभी लोगों की रेजिलियंस बढ़ेगी ना, लोग भी तभी प्रिपेयर्ड होंगे कि कैसे हम बेटर प्रिपेयर्ड हो सकते हैं फॉर फ्यूचर क्राइसिस। अब जैसे सेकेंड वेव के टाइम पे ऑक्सीजन नहीं था, है ना, लोग सड़कों पे मर रहे थे, ऑक्सीजन सिलेंडर नहीं मिल रहा था। तो अब लोग रेजिलियंस कैसे बढ़ाएंगे? जब आपके सामने मौत आ रही है, जब मुसीबत आ रही है, तो आप रेजिलियंस नहीं बढ़ा सकते ना। तो ये तो सरकार का ही काम था कि कैसे वो मदद कर सकते हैं कि अब चलो अब हम अपनी, अब अगर कोई ऐसा, खुदा ना खास्ता अगर कोई ऐसा तीसरा वेव फिर से आता है, बहुत भयंकर वेव आता है जहां पे ऑक्सीजन क्राइसिस है, तो सरकार भी प्रिपेयर्ड है, हम भी प्रिपेयर्ड हैं। ठीक है, तो बात यहां पे आती है कि टेरर क्राइसिस हो, कोई हेल्थ क्राइसिस हो, व्हाटएवर द क्राइसिस इज, इट इज लोग भी प्रिपेयर्ड हो और सरकार भी प्रिपेयर्ड हो, लेकिन दैट हैज टू बी वेरी कॉम्प्लीमेंट्री। जरा सोचिए इस बात के बारे में। आने वाले समय में हमने $5 ट्रिलियन इकोनॉमी बनना है, आने वाले समय में हम $10 ट्रिलियन इकोनॉमी बनेंगे, लेकिन कैसे बनेंगे? हमको कुछ रियलिटीज को रिफ्लेक्ट करना बहुत ज्यादा जरूरी है। क्या हमारे पास ऐसी स्ट्रैटेजीज हैं? अभी हम एक ग्लोबलाइज्ड वर्ल्ड में रहते हैं, अभी यूके में रिसेशन है, अमेरिका में रिसेशन आ सकता है, उसका इंपैक्ट तो भारत पे भी आएगा। अब 2008 में जब रिसेशन आया था तो उसका जो इंपैक्ट था दुनिया भर में था। दुनिया 1991 से पहले और थी, 1991 के बाद दुनिया और है। तो क्या हम अपने आप को इंसुलेट कर पाएंगे अगर ऐसे क्राइसिस होते हैं? अब रशिया यूक्रेन की लड़ाई है, पहले इराक सीरिया में लड़ाई थी, तो तेल के दाम तो फिर भी ऊपर नीचे होते रहते हैं। एनर्जी प्राइसेस, तो ऐसा तो नहीं है कि एनर्जी प्राइसेस में या फूड कमोडिटीज में अभी हम देख रहे हैं वोलेटिलिटी, पहले भी होती आती थी। लेकिन हम अपने आप को कैसे बचा सकते हैं? इसका इंपैक्ट हम अपने ऊपर मिनिमाइज कैसे कर सकते हैं? क्या कर भी सकते हैं? क्योंकि हम एक ग्लोबलाइज्ड वर्ल्ड में रहते हैं, हम एक इनवर्ड इकोनॉमी नहीं है, हम एक आउटवर्ड इकोनॉमी है। ठीक है, जहां पे ग्लोबलाइजेशन के चलते हमारी डिपेंडेंसी भी बहुत बड़ी एक दूसरे के साथ, एक दूसरे, अगर हम देशों की बात करें, और इकोनॉमिक प्रोस्पेरिटी भी बहुत बड़ी है। लेकिन इसके चलते सोचने वाली बात है कि जो देश है वो मजबूर है, उनके हाथ में, चलो सॉवरेन तो हैं भी, सॉवरेन है, सॉवरेनिटी है, सरकारें सॉवरेन है, लेकिन कुछ ऐसी बातें आ जाती हैं, अगर बहुत बड़े स्केल पे ग्लोबल कोई कंफ्लिक्ट हो जाता है, कोई इकोनॉमिक क्राइसिस आ जाता है, तो सरकारों के हाथों में भी, डोमेस्टिक गवर्नमेंट्स के हाथ में भी कुछ नहीं होता। अब एक्सट्रीमिज्म है, पोलराइजेशन है, और पोलराइजेशन केवल भारत में नहीं है, कम्युनलाइजेशन केवल भारत में नहीं है, रेसिज्म अमेरिका में आ जाता है, ब्लैक वर्सेस व्हाइट की बात करते हैं, पोलराइजेशन अमेरिका में भी बहुत है। अब अमेरिका की आदत है, हमको इंडिया को बहुत ज्ञान देता है कि भाई आपके यहाँ पे फ्रीडम नहीं है, डेमोक्रेसी नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है। लेकिन ये सब प्रॉब्लम्स, हाइपर नेशनलिज्म, एक्सट्रीमिज्म, अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ, ठीक है, क्लाइमेट चेंज इंड्यूस्ड डिजास्टर, ये हर जगह है। और ये जो ऐसी चीजें, इसके चलते इसका जो इंपैक्ट है पूरी दुनिया पे रहा है, और इसको एड्रेस करने के लिए, इन चीजों को लड़ने के लिए, इन चीजों को एड्रेस करने के लिए ग्लोबल कोऑपरेशन की रिक्वायरमेंट है। केवल 1 या 2 देश अकेले नहीं लड़ सकते हैं। तो यहां पे 2 रेसेस हैं जो कि भारत को रन करनी है। पहली रेस तो ये है कि हमने विकसित भारत बनना है और 25 सालों में। एक तो ये है, कैसे बनेंगे? बनेंगे, जरूर बनेंगे, लेकिन कैसे बनेंगे? इन सब चीजों को मद्देनजर रखते हमको खास ख्याल रखना है कि क्या हमारे पास कोई स्ट्रॉन्ग एफिशिएंट स्ट्रैटेजी है। कहीं हमारे लोग ही तो नहीं हमको डुबा देंगे अगर एक दूसरे के साथ हिंदू मुस्लिम की लड़ाई हो रही है, पोलराइजेशन हो रहा है, दंगे हो रहे हैं। और दूसरी बात कि चलो जैसे रशिया यूक्रेन का भी जो क्राइसिस हमारे सामने आया है, तो ऐसा तो नहीं होगा कि आने वाले समय में लड़ाई नहीं होगी, जंग नहीं होगी, डेफिनेटली होगी। हम अपने आप को कैसे एफिशिएंट बना सकते हैं? फायर प्रूफिंग की बात आती है, कैसे हम अपने आप को इंसुलेट करने की कोशिश कर सकते हैं कि हमारे यहां पे जो इंपैक्ट हो इन चीजों का मिनिमल हो। तो उसके लिए चाहे वो डिप्लोमेसी है, चाहे वो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है, चाहे वो मिलिट्री डोमेन है, या चाहे वो इकोनॉमिक्स का डोमेन है, या चाहे वो सोसाइटी का डोमेन है, सभी में हमको यहाँ पे जरा सोचने की बहुत ज्यादा जरूरत है। और यहाँ पे डाइम्स चैलेंज की बात करी है, डी यानी कि डिप्लोमेसी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी यानी कि आई, मिलिट्री यानी कि एम, इकोनॉमिक्स ई, और एस यानी कि सोसाइटी। तो इन सभी डायमेंशंस के ऊपर हम कैसे रिफ्लेक्ट अपॉन कर पाएंगे, ये चीजें सोचनी बहुत जरूरी है। कुछ हार्ड चॉइसेस हमको बनानी पड़ेंगी। अब हर कोई स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी चाहता है, केवल भारत, अब हम स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी पढ़ते रहते हैं सी राजा मोहन के आर्टिकल्स में, तो केवल ये नहीं है कि केवल भारत ही स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी चाहता है, बाकी देश भी स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी चाहते हैं। कोई देश ये नहीं चाहता कि भी किसी और देश को खुश करने के लिए वो अपनी इकोनॉमिक पॉलिसी बनाए या अपनी जो भी पॉलिसीज बनानी है। हर चीज की लिमिटेशन होती है। अब हम तो चलो एक्सपर्ट हैं,
हम काफ़ी समय, हमारे हर कोई फ्रेंड्स हैं, है ना, और हमको बैलेंसिंग करना आता है, बैलेंसिंग करना आता है, चाहे वो ईरान के साथ बैलेंस करना हो, सऊदी के साथ करना हो, इसराइल के साथ करना हो, रशिया के साथ करना हो, अमेरिका के साथ करना हो, तो वो फाइन टाइट रोप वॉकिंग कह लो, वो फाइन बैलेंसिंग एक्ट कह लो, हमको आता है। क्या ये फाइन बैलेंसिंग एक्ट सस्टेनेबल है आने वाले टाइम में? क्या हमको कोई हार्ड चॉइसेस मेक करनी पड़ेंगी? क्या हमको अपनी पुरानी दोस्तियां छोड़ के किसी और नए कंट्री के साथ अपनी फ्रेंडशिप ज्यादा बढ़ानी पड़ेगी? बिकॉज एक बात को हम ना भूलें कि चाइना की जो पावर है, चाइना का जो इन्फ्लुएंस है, ये बहुत ज्यादा बढ़ रहा है ना। अब अगेन चाइना को लेके दो डिबेट्स आ जाती हैं। कुछ आर्टिकल्स में हम ये भी बात पढ़ते हैं कि चाइना डिक्लाइन पे है, चाइना की आबादी बढ़ रही है, चाइना में इकोनॉमिक क्राइसिस है, बट चाइना इज अ जायंट एंड चाइना इज हियर टू स्टे फॉर अ लॉन्ग टाइम। चाइना ने बहुत एडवांसेस करे हैं, चाहे वो स्पेस डोमेन हो, चाहे वो मिलिट्री डोमेन हो, चाहे वो नेवल डोमेन हो, टेक्नोलॉजी का डोमेन हो, और हम उसके अभी इतने नजदीक नहीं पहुंचे हैं। तो कुछ ना कुछ ऐसे हमको फैसले लेने पड़ेंगे, कुछ हार्ड चॉइसेस हमको करनी पड़ेंगी। इकोनॉमी की बात करें, अभी तो हम कह सकते हैं कि भाई अभी हम एक अच्छी पोजीशन में हैं। अभी इंडिया इतना ज़्यादा ग्रेव इकोनॉमिक क्राइसिस में नहीं है। इंडिया में अभी हमारी करेंसी भी बहुत कंट्रोल में है एज़ कम्पेयर टू द यूरो। इन्फ्लेशन भी इतनी ज़्यादा नहीं है एज़ कम्पेयर टू यूके, तो हमारे ऊपर इम्पैक्ट नहीं बढ़ेगा अभी। चलो हम शॉर्ट टर्म के लिए कह सकते हैं ना, तो चलो ठीक है, फाइन, कि बाकी देशों में, बाकी जगह में बहुत ज़्यादा क्राइसिस है, बहुत सिचुएशन काफ़ी ख़राब है। लेकिन हम फिर इनइक्वालिटी की भी बात करें ना, जो लोग बॉटम ऑफ द पिरामिड में रहते हैं, तो वो तो अभी भी नौकरी के बगैर बैठे हैं 2 सालों से। ठीक है, बहुत सारे ऐसे युवा हैं जो कि अनएम्प्लॉयड हैं, काफ़ी युवाओं से नौकरियां छीन ली गई थी, अभी फिर से रिसेशन का डर आया तो लोगों की नौकरियां जा रही हैं, ले ऑफ्स हो रहे हैं। तो चाहे वो एडुटेक हो, चाहे वो IT कंपनीज हो, हर जगह ले ऑफ्स हो रहे हैं। तो अब यहाँ पे यही तो आने वाले टाइम पे चीज़ टेस्ट होगी, फायर प्रूफिंग ऑफ द इकोनॉमी, कि ये नहीं केवल हम शॉर्ट टर्म में या मीडियम टर्म में हम सस्टेनेबल कर रहे हैं, हम हमारे में सस्टेनेबिलिटी है, लॉन्ग टर्म सस्टेनेबिलिटी की भी बात यहाँ पे समझनी बहुत जरूरी है। तो गरीबी से लड़ने के लिए भी हमको, जैसे क्लाइमेट चेंज से अगर हमने लड़ना है तो वॉर फुटिंग पे लड़ना पड़ेगा, तो पॉवर्टी एलिवेशन को भी उतना ही सीरियस तरीके से हमको आने वाले समय में लेना पड़ेगा। ठीक है, अब डेटरेंस की बात आती है। देखिए, अब ग्लोबलाइजेशन के चलते अब सिक्योरिटाइजेशन भी बढ़ गया है बहुत ज़्यादा। हर कोई देश चाहता है कि भी मेरे पास मैक्सिमम, मैं अपने आप को ज़्यादा स्ट्रेंथन कर सकूं सिक्योरिटी में। हर एक कंट्री में इंटरनल सिक्योरिटी चैलेंजेस हैं, एक्सटर्नल सिक्योरिटी चैलेंजेस हैं। ठीक है, हर एक कंट्री चाहता है कि डिफेंस के मामले में वो अपने आप को ज़्यादा इंडिजनाइज करे, डिफेंस के मामले में किसी कंट्री पे डिपेंडेंट ना होना पड़े। ठीक है, डेटरेंस की बात है, हम इस बात को हम बहुत बेहतर तरीके से समझते हैं। भाई न्यूक्लियर आर्म नेबरहुड में रहते हैं, तो हमको अपनी डेटरेंस बढ़ानी है। कल को चाइना या हम तो चलो कहते हैं कि हम न्यूक्लियर वेपन्स का पहला इस्तेमाल नहीं करेंगे, नो फर्स्ट यूज की बात आती है, बट वी कांट ट्रस्ट चाइना और पाकिस्तान। व्हाट इफ tomorrow they attack us with nuclear weapons? So we should be prepared and we should be able to retaliate them back as well. ठीक है, लेकिन अगेन हमारी जो स्ट्रैटेजीज हैं एज फार एज इंक्रीजिंग आवर डेटरेंस इज कंसर्न, क्या वो रियलिस्टिक हैं? अभी भी बहुत सारी ऐसी क्रिटिकल टेक्नोलॉजीज हैं हमारी मिलिट्री में, हमारी नेवी में, हमारी आर्मी में, हमारी एयरफोर्स में, जो हमारे पास नहीं है। और अगर हम चाइना की बात करें तो चाइना उन टेक्नोलॉजीज में कई गुना ज़्यादा एडवांस्ड है। अगर हम सबमरीन लॉन्च बैलिस्टिक मिसाइल्स की बात करें तो हमारी इतनी अभी कैपेसिटी नहीं बढ़ी है जितनी चाइना की है। सो वी हैव टू थिंक अबाउट इट। अगर हम न्यूक्लियर ट्रायड की बात कर रहे हैं, थ्रू एयर, थ्रू लैंड, थ्रू सी, तो क्या हम सक्सेसफुली न्यूक्लियर ट्रायड अचीव कर पाए अभी तक कि नहीं कर पाए हैं? लोगों की बात आती है, चलो हम रिजिलियंट तो हैं, फाइन, वे रिजिलियंट, ठीक है, लेकिन अब ये भी बात हम समझे कि हमारे केस में अब हम एक मल्टी कल्चरल सोसाइटी है। ठीक है, यहाँ पे बहुत सारी भाषाएं बोली जाती हैं, बहुत सारे लोगों के धर्म हैं, लोगों के अपने रिलीजियस बिलीव्स हैं, और दंगे बहुत जल्दी हो जाते हैं। आपने कोई पोस्ट किया सोशल मीडिया पे, इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे, वो वायरल हो जाता है। अब पैंडेमिक के टाइम पे इन्फोडेमिक का भी टाइम चल पड़ा था, जहाँ पे लोग एक दूसरे के साथ सोशल मीडिया पे लड़ रहे हैं। वो कब लड़ाई जो सोशल मीडिया पे हो रही होती है, आपके फ़ोन पे हो रही होती है, कैसे वो एक्चुअल में आपके मोहल्ले में बदल जाती है, और कैसे वो लड़ाई एक बहुत सीरियस रूप ले लेती है। तो यहाँ पे लोगों को भी रिजिलियंट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, लोगों को यहाँ पे यूनिटी दिखाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कोहेशन की बात आती है, ठीक है, कोहेरेंस की जब बात आती है, यानी कि यूनिटी बनाने की बात आती है, तो अगर सरकार अपना काम कर रही है, सरकार को भी अपना काम करना जरूरी है। इंडिविजुअल लेवल पे भी हमको ये इंश्योर करना जरूरी है कि हम एक ब्रदरहुड की भावना के साथ, फ्रेटर्निटी की भावना के साथ एक सोशल कोहेशन में रह रहे हैं। चलिए, लास्ट आर्टिकल, यहां पे डेटा प्रोटेक्शन बिल की बात करेंगे। अब इसकी हमने चर्चा कल भी करी थी, क्या क्या कैसे डिफरेंट है जो न्यू डेटा प्रोटेक्शन बिल है। तो कुछ, अगर आपने कल नहीं वीडियो देखा, अगर आपने वो मिस कर दिया था, तो प्लीज़ कल वाला वीडियो भी जरूर देख लेना, हमने इसके बारे काफ़ी डिटेल में डिस्कशन किया था। तो दो बातें यहाँ पे आती हैं कि व्हाट इज मिसिंग इन दिस प्रेजेंट बिल ऑफ 2022, जो कि अभी रिसेंटली यहाँ पे पब्लिक डोमेन में रखा गया है। पब्लिक लोग यहाँ पे आके कमेंट कर सकते हैं, लोगों के जो भी व्यूज़ हैं इस बिल को लेके वो वहाँ पे कमेंट कर सकते हैं। मोस्ट लाइकली जो बजट सेशन है 2023 का, तब इस बिल को टेबल किया जाएगा पार्लियामेंट में भी।
अब पहली बात तो है कि राइट ऑफ डेटा पोर्टेबिलिटी वो इसमें नहीं है। तो जैसे अब हम अपना सिम पोर्टेबल, अब जैसे आपके पास अगर एयरटेल का सिम यूज़ करते हैं, अब जियो में आप पोर्ट करना चाहते हैं, तो आप अपना सेम नंबर रख के, आपका नंबर सेम होगा वट एवर द नंबर इज 1 2 3 4 5 6 7 8 9, लेकिन आपका जो टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर है वो एयरटेल नहीं होगा, वो जियो हो जाएगा। तो पोर्टेबिलिटी होती है। उसी तरह से अगर हम यहाँ पे अगर हम सोशल मीडिया कंपनीज की बात करें या डेटा फिड्यूशरीज की बात करें, तो डेटा फिड्यूशरीज यानी कि वो कंपनीज जो कि डेटा प्रोसेस करती हैं। किसका डेटा प्रोसेस करती हैं? आपका डेटा, हमारा डेटा, पर्सनल डेटा, फेसबुक हो, अमेजॉन हो, इंस्टाग्राम हो, एटसेट्रा एटसेट्रा। तो फॉर एग्जांपल अगर डेटा प्रिंसिपल यानी कि जो इंडिविजुअल है, जो मैं हूं, जिसका डेटा प्रोसेस किया जा रहा है, अगर वो किसी पर्टिकुलर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से सेटिस्फाइड नहीं है, लेट्स से ट्विटर हो, फेसबुक हो, व्हाटएवर इट इज, ठीक है, और वो किसी और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे कन्वर्ट होना चाहता है, चेंज अपना अकाउंट वहां पे लेके जाना चाहता है, लेकिन वो फिर से अपना प्राइवेट डेटा नहीं शेयर करना चाहता दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के साथ। वो चाहता है कि जो पहले उसकी जो भी पर्सनल डिटेल्स थी, जो भी पर्सनल इंफॉर्मेशन थी, जो उसने अपने प्रीवियस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे शेयर करी थी, वही सारी इंफॉर्मेशन उसको उस नए प्लेटफॉर्म पे रिट्रीट मिले। ये फैसिलिटी इस पर्टिकुलर बिल में नहीं है। फिर दूसरी बात यहां पे आती है राइट टू बी फॉरगॉटन की। अब आप चाहते हैं कि आपने किसी जमाने में कोई चीज पोस्ट करी थी, कोई आपने डेटा पोस्ट किया था, कोई आपने इमेज पोस्ट करी थी, कोई भी ऐसी बात हो, आपने कोई गाना गाया था, व्हाटएवर दैट माइट बी, आप वो चाहते हैं कि वो फिर से, हो सकता है आपने वो 2 साल पहले किया हो सकता है आपने वो 2 महीने पहले किया हो सकता है आपने कोई मीम बनाया हो, व्हाटएवर इट माइट बी, पर आप चाहते हैं दैट नहीं, अब मैं नहीं चाहता कि वो जो इमेज है या वो जो वीडियो मेरे सामने आए या किसी और के भी सामने आए। राइट टू बी फॉरगॉटन। अब राइट टू बी फॉरगॉटन भी जो है ना, अब देखिए वेस्टर्न कंट्रीज में तो बहुत एक स्ट्रॉन्ग कंसेप्ट है राइट टू बी फॉरगॉटन का, एक बहुत ज्यादा एक डेरिवेटिव ही बनता है ये भी, राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन का, ठीक है। अब यहां पे भी बात हो रही है द राइट टू बी फॉरगॉटन, जो राइट टू फॉरगॉटन की बात करते हैं कि क्या ये भी हमारे फंडामेंटल राइट में आ सकता है कि नहीं आ सकता, लेकिन राइट टू बी फॉरगॉटन वाला जो प्रोविजन है इस पर्टिकुलर बिल में नहीं है। दिस द डीपीडीपी बिल, द डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल 2022 सबस्यूम्स दिस राइट अंडर द राइट टू इरेजर, राइट। नाउ प्रोविजंस फॉर द चिल्ड्रन, बच्चा कौन होता है, यानी कि 18 साल से कम उम्र का जो लड़का या लड़की हो उनको बच्चे कहते हैं, चिल्ड्रन कहते हैं, ठीक है। अब यहां पे डिजिटल कंसेंट की बात आती है, तो यहां पे जब डिजिटल कंसेंट की भी बात आती है तो बिल में ये प्रोविजन है which is the age at which an individual can consent to their personal data being processed, this continues to remain 18। अगर आप 18 साल से कम के हैं, 16 साल के हैं, 17 साल के हैं, तो आपके डेटा को प्रोसेस करने के लिए आपके पेरेंट्स के कंसेंट की रिक्वायरमेंट होगी। लेकिन अब इन इफेक्ट दिस वुड मीन व्हाट, दिस वुड मीन दैट पेरेंटल कंसेंट वुड बी रिक्वायर्ड एवरी टाइम अ 16-year-old और 15-year-old और 17-year-old वुड वांट टू एक्सेस समथिंग ऑन द इंटरनेट। अब अगेन चलो इंटरनेट का मिसयूज बच्चे करते हैं, वो एक पार्ट ऑफ द डिबेट है, लेकिन इंटरनेट के फायदे भी हैं। अब पैंडेमिक के टाइम पे 2 साल तो बच्चे घर पे ही थे, अपनी असाइनमेंट्स घर पे बना रहे थे, तो इंटरनेट की तो रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा रहती है। मे बी स्टूडेंट किसी ऐसे पोर्टल में लॉग करना चाहता हो जहाँ पे कोई एजुकेटिव बातें हैं, लेकिन वो नहीं लॉग कर पा रहा बिकॉज वो 16 साल का है, 17 साल का है, वो परमिशन मांगेंगे कि आपने पेरेंट्स ने अलाउ किया कि नहीं किया। अच्छा, आप कोई कंटेंट कंज्यूम कर रहे हैं इंटरनेट पे, हो सकता है वो कंटेंट आपको अच्छा लगता है कि आप एक 16 साल के बच्चे हैं, 15 साल के बच्चे हैं। इनफैक्ट 15-16 साल के बच्चे कौन से ज़माने में पैदा हुए हैं? फेसबुक ज़माने में पैदा हुए हैं। फेसबुक 2007-8 में आया है, तो अगर आज कोई बच्चा 14 या 15 साल का है, तो जब से वो पैदा हुआ था तभी फेसबुक इंडिया में आया था। अब आपका परसेप्शन, बच्चे का परसेप्शन कंटेंट को लेके जो वो कंज्यूम कर रहा है, कुछ हो सकता है कि उसको वो कंटेंट एजुकेटिव लगे, ह्यूमरस लगे। हंसना भी कोई बुरी बात नहीं है, हिलेरियस कंटेंट देखना भी कोई बुरी बात नहीं है, ठीक है। हमेशा ऐसा तो नहीं होता कि बच्चों को शक करना चाहिए कि बच्चे बुरा कंटेंट ही देखेंगे, बुरा कंटेंट कंज्यूम करेंगे, लेकिन पेरेंट्स का जो वर्जन हो सकता है उस कंटेंट को लेके कॉन्ट्रडिक्टरी हो सकता है, जनरेशन गैप भी आ जाता है। तो ऐसी बच्चों के ऊपर रिस्ट्रिक्शंस लगाना, क्या ये उनकी कॉग्निटिव डेवलपमेंट के ऊपर बात नहीं आती कि उनकी कॉग्निटिव डेवलपमेंट अच्छी तरीके से नहीं हो पाएगी? आर्टिकल में ये बात भी कही गई है कि ऐसी जो रिस्ट्रिक्शंस हैं ये वायलेट करती है जो भारत की ऑब्लिगेशन है अंडर द कन्वेंशन ऑफ द राइट्स ऑफ चाइल्ड। अब डेटा लोकलाइजेशन वर्सेस डेटा सॉवरेनिटी डिबेट की हम बात करें तो कल भी मैंने आपको बताया था कि ये जो बिग टेक कंपनीज हैं, जो बड़ी ई कॉमर्स कंपनीज हैं, इन्होंने पिछले बिल में ये बात कही थी, जो पिछला बिल जो भारत सरकार के द्वारा जो फ्रेम करा गया था, तो ये बात सामने आई थी। तो सरकार ने कहा था जो यहाँ पे लोगों का जो डेटा है, पर्सनल डेटा है, वो यहीं पे रहेगा, क्रॉस बॉर्डर डेटा फ्लो नहीं होगा, कि आप वो डेटा, आप बेशक अमेरिकन कंपनी हो सकते हैं, लेकिन आप यहाँ के लोगों का डेटा जो है बाहर किसी कंपनी के साथ या किसी एंटिटी के साथ शेयर नहीं करेंगे। अब जो बिग टेक कंपनीज थी उन्होंने इस बात को लेकर थोड़ा प्रोटेस्ट भी किया था, कहा था कि भाई ये बात तो सही नहीं है ना। लेकिन अभी इस प्रोविजन में इस बिल में ये जो प्रोविजन है, थोड़ी यहाँ पे डील रख दी गई है डेटा लोकलाइजेशन को लेके। यहाँ पे बात ये करेगी दैट अगर आप चाहें तो क्रॉस बॉर्डर डेटा फ्लो हो सकता है। बिग टेक कंपनीज को कहा है कि आप क्रॉस बॉर्डर डेटा फ्लो कर सकते हैं टू फ्रेंडली कंट्रीज, टू फ्रेंडली टेरिटरीज।
लेकिन अब वो कौन सी फ्रेंडली कंट्रीज हैं, कौन सी फ्रेंडली टेरिटरीज हैं, ये तो भारत सरकार ही तय करेगी। किस क्राइटेरिया से वो तय करेगी ये हमको नहीं पता, ठीक है। तो ये थोड़ा कंसर्न्स में बात आ जाती है। तो डेटा प्रोटेक्शन अथॉरिटी की बात करें, यानी कि जो एडजुडिकेटरी बॉडी है, यानी कि जो डेटा प्रोटेक्शन अथॉरिटी होगी, दिस विल एंजॉय द पावर ऑफ ए सिविल कोर्ट, द पावर ऑफ ए हाई कोर्ट। अब जो डेटा प्रोटेक्शन अथॉरिटी थी इसको इंश्राइन करा गया था ताकि ये रेगुलेट कर सके, इन्फोर्स कर सके, एडजुडिकेट कर सके। अब डेटा प्रोटेक्शन अथॉरिटी के जो लोग होंगे, जो मेंबर्स होंगे, जो चेयरपर्सन होगा, वो भारत सरकार के द्वारा ये अपॉइंटेड होंगे। ये एक यहां पे चिंता की बात आ जाती है। क्यों? क्योंकि देखिए हमारे सारे डॉक्यूमेंट्स हम अपने फिजिकल डॉक्यूमेंट्स की बात करें या डिजिटल डॉक्यूमेंट्स की बात करें, जन्म से लेकर मरण तक सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स सरकार के पास होते हैं। सबसे बड़ा डेटा प्रोसेसर कौन है हमारे पर्सनल डेटा का? वो तो सरकार है, ठीक है। तो सरकार कितना सारा मिलियंस ऑफ डेटा हम सबका प्रोसेस करती है। अब अगर आप डेटा प्रोटेक्शन अथॉरिटी में भी ऐसे लोगों को अपॉइंट करेंगे जो कि सरकार के ही चुने बंदे हैं, तो अब डेफिनेटली वहां पे फिर बायसनेस वाली बात नहीं आएगी, वहां पे फिर मतलब अनबायसनेस वाली बात नहीं आएगी ना, वहां पे तो बायस होगा। तो जो लोग होंगे वहां पे, जो रेगुलेट करेंगे, जो एडजुडिकेट करेंगे, वो सरकार के द्वारा इंपॉर्टेंट बंदे होंगे। तो अब ये बात भी हम समझे कि बहुत जरूरी है वन आर्म डिस्टेंस होना। तो सरकार को यहां पे बीच में पड़ने की जरूरत क्या है? डेटा प्रोटेक्शन अथॉरिटी जो आपने बनाया है, जो आपने ऑफिस बनाया है, अगर ये रेगुलेटरी बॉडी है, अगर ये मॉनिटर की तरह काम करेगा, तो आप यहां पे क्यों आप यहां पे लोगों को अपॉइंट करेंगे? ठीक है, तो ये यहां पे क्वेश्चन यहां पे खड़ा करा गया है। Now, framework for the state की बात करें, now the union government has the power to specify fair and reasonable purposes, जिसके चलते वो किसी भी व्यक्ति का पर्सनल डेटा प्रोसेस कर सकते हैं। अब अगेन ये बात मैंने कल भी डिस्कस करी थी, दैट अंडर द गार्ब ऑफ नेशनल सिक्योरिटी, नेशनल इंटरेस्ट, या अगर सरकार को लगता है कि भी किसी व्यक्ति ने किसी पर्टिकुलर कानून का उल्लंघन किया है या पालना नहीं करी है, कॉन्ट्रवेंशन ऑफ द लॉ हुआ है, तो हम उस पर्टिकुलर व्यक्ति का जो डेटा है, पर्सनल डेटा है, वो प्रोसेस कर सकते हैं या करवा भी सकते हैं। यानी कि या तो किसी सरकारी एजेंसी के थ्रू भी कर सकते हैं या किसी और प्राइवेट एजेंसी के थ्रू भी कर सकते हैं। तो अगर सरकार को किसी के ऊपर शक है, चाहे वो कोई जर्नलिस्ट हो, चाहे वो कोई आईएएस ऑफिसर हो, चाहे वो कोई ब्लॉगर हो, चाहे वो कोई भी हो, तो अगर सरकार को लगता है दैट भाई नेशनल इंटरेस्ट के चलते सिक्योरिटी की बात है, सिक्योरिटी ऑफ इंडिया की बात है, इन द इंटेग्रिटी ऑफ इंडिया की बात आ जाती है, तो अगर हमको इस बात का शक है कि हमको उसका, इस पर्टिकुलर व्यक्ति का, एबीसी कोई भी हो, उसका डेटा अगर हमको प्रोसेस करना है, तो वो लेजिटिमेट होगा। नेशनल सिक्योरिटी कैन नॉट बी कॉम्प्रोमाइज। अब अगेन लेकिन कंसर्न कल भी मैंने आपके साथ डिस्कस किया था, दैट दिस वायलेट्स द प्रिंसिपल ऑफ के एस पुत्तुस्वामी, जो राइट टू इंफॉर्मेशन, जो राइट टू प्रिवेसी की बात के एस पुत्तुस्वामी जजमेंट में 2017 में करी गई थी। तो ये उस जजमेंट को कहीं ना कहीं वायलेट करता है, सरकार का ये ऐसा कहना, ठीक है। चलिए उसके बाद पेनल्टीज की बात करें, लास्ट यहां पे जो क्लॉज आता है पेनल्टीज का, तो पेनल्टीज 10,000 से लेके 500 करोड़ तक की है, ठीक है। अब यहां पे अब इस बात को हम समझते हैं, जो क्वांटम ऑफ पेनल्टीज है दैट कैन बी इम्पोज्ड, द कैप बीइंग प्लेस्ड एट 500 करोड़ रुपीज। दिस इज क्वाइट अ लॉट, दिस इज क्वाइट ऑफ अ हायर मैग्नीट्यूड। इतनी ज्यादा पेनल्टी तो इवन प्रीवियस जो बिल था, जो प्रीवियस वर्जन ऑफ द बिल था, पीडीपी 2019, उसमें भी नहीं मेंशन था। सेकेंड, अनलाइक द पीडीपी बिल 2019, जो डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल है 2022, दिस क्रिएट्स नो ऑफेंसेस। एक और यहां पे जो बात है जो ज्यादा कंट्रोवर्शियल लगी, वो ये है कि जो डेटा प्रिंसिपल्स हैं, आप अपनी, अगर हम इंडिविजुअल की बात करें जिनका डेटा प्रोसेस किया जाता है, अगर उनको लगता है कि उनका जो डेटा है ठीक तरीके से नहीं, गैर कानूनी तरीके से उनका डेटा प्रोसेस करा गया है, और अगर वो कोई कंप्लेंट फाइल करते हैं डेटा फिड्यूशरीज के अगेंस्ट, ठीक है, तो अब डेटा फिड्यूशरीज जो है वो लायबल नहीं है डेटा प्रिंसिपल्स को किसी भी किस्म का कंपनसेशन देने के लिए। और एक इंटरेस्टिंग बात जो यहां पे आई है वो ये भी है कि अगर अब आपका राइट है कि आप किसी चीज के, अगर आपको लगता है कि आपका डेटा प्रोसेस करा गया है और आपका कंसेंट नहीं लिया गया था, गैर कानूनी तरीके से आपका जो डेटा प्रोसेस करा गया है, तो आप कंप्लेंट कर सकते हैं। आप कंप्लेंट डेटा प्रोटेक्शन अथॉरिटी वाले बोर्ड पे भी कर सकते हैं और जो डेटा फिड्यूशरी के अगेंस्ट भी कंप्लेंट कर सकते हैं। लेकिन यदि आपकी कंप्लेंट या एलिगेशन झूठी मानी गई, फॉल्स मानी गई, तो आपको ही 10,000 रुपए का जुर्माना भरना पड़ेगा। तो ये कुछ ऐसी कंट्रोवर्शियल बातें हैं जो इस बिल में हमारे सामने आई हैं। एंड क्वेश्चन ऑफ द डे इज, डिस्कस द इवॉल्विंग रोल ऑफ प्राइवेट सेक्टर इन स्पेस इकोनॉमी, व्हाट विल बी द इंपैक्ट ऑफ इंटरनेशनल कोऑपरेशन इन डेवलपिंग आवर फ्यूचर स्पेस प्रोग्राम्स। तो जो पहला आर्टिकल था सी राजा मोहन का, उस आर्टिकल का रेफरेंस लेके मैंने यहाँ पे क्वेश्चन फ्रेम करा है। 250 वर्ड्स में आंसर कर सकते हैं हमारे टेलीग्राम के ग्रुप में। नाउ टू गेट एक्सेस टू दिस चैनल, आप एडिटोरियल्स विद मींस आंसर राइटिंग, आप अभी वीडियो देख रहे हैं तो आप हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएंगे, आपको ये लिंक दिखाई देगा और इसको क्लिक करके आपको हमारे टेलीग्राम चैनल एडिटोरियल्स विद मींस आंसर राइटिंग में रीडायरेक्ट किया जाएगा। यहाँ पे हम जो बेस्ट आंसर है वो भी शेयर करते हैं, पिन करते हैं और मॉडल आंसर भी पिन करते हैं।
एंड एज फार एज द बेस्ट आंसर, जो कल वाला क्वेश्चन था लॉस एंड डैमेज वाला, दैट इज ऑफ प्रिया दर्शनी खतुआ. सो वेरी वेल डन प्रिया दर्शनी. प्लीज रीड दिस आंसर, दिस विल बी पिन्ड एट 6 o'clock. एंड जाने से पहले दोस्तों एक एडवर्टाइजमेंट आपके साथ मैं शेयर करना चाहता हूं, जो कि मैं इनफैक्ट रोज ही कर रहा हूं. वो है हमारे प्रीलिम्स के क्रैश कोर्स की. हालांकि प्रीलिम्स का अभी टाइम पड़ा है, लेकिन अभी से अगर हम अपनी प्रिपरेशन को थोड़ा स्ट्रीमलाइन कर सकें तो ज्यादा बेहतर होता है और असंभव को संभव करेगा हमारा प्रीलिम्स का क्रैश कोर्स. अब ना प्रीलिम्स में मैंने कल भी ये बात की थी, इनफैक्ट मैं रोज ही बात कहता हूं, ऐसा नहीं होता कि सिर्फ करंट अफेयर्स ही आते हैं. करंट अफेयर्स बहुत इंपॉर्टेंट कॉम्पोनेंट है हमारे प्रीलिम्स का, बट हमको नहीं पता कि केवल करंट अफेयर्स आएंगे कि केवल स्टैटिक आएगा. हमको तैयारी दोनों चीजों की करनी है. तो वही कोशिश हमारे द्वारा है कि यहां पे आपको मंडे टू सैटरडे डेली लाइव क्लासेस प्रोवाइड की जाएंगी, स्टार्टिंग फ्रॉम 28th of November 2022 टू दी 30th of April 2023, जहां पे आपके साथ हर एक सब्जेक्ट के स्टैटिक और करंट अफेयर्स ओरिएंटेड जो टॉपिक्स हैं वो डिस्कस किए जाएंगे. एंड वेरी इंपॉर्टेंटली यहां पे आपके साथ 4000 से ज्यादा एमसीक्यूज भी शेयर किए जाएंगे फॉर योर ओन प्रैक्टिस. एंड यू विल बी हैविंग 8 फुल लेंथ टेस्ट. And this is not all. Hold your breath. You have a full CSAT module also embedded in this crash course itself. And this whole course will cost you 10,799. एंड आप अभी इसको अगर आपने अवेल करना है कूपन कोड संभव तो आप अवेल कर सकते हैं 30th नवंबर तक. अदरवाइज इसकी जो प्राइस है वो 11,999 है, लेकिन ये संभव कूपन कोड अवेल करके आपको 10% यहां पे ऑफ मिलेगा. सो अगर आपने और इन्फॉर्मेशन लेनी हो तो 1800-890-3043 हमारा टोल फ्री नंबर है, उस पर कॉल करें और इन्फॉर्मेशन लें. बाकी दोस्तों मिलते हैं कल. आप अपना ध्यान रखें और पढ़ते रहें. जय हिंद.